नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री और फरीदाबाद से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में लोगों से वोट मांगा। सीएम नायब सैनी ने कहा, देश में इस बार 400 पार सीटें बीजेपी जीतेगी और कृष्णपाल गुर्जर 10 लाख से अधिक वोट लेकर रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेंगे। फरीदाबाद से आप तक की खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने चुनावी रैली का आयोजन किया और सीएम नायब सिंह सैनी ने यहां पहुंचकर शिरकत की और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील की। मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज बाबा साहब की जन्म जयंती है, जिन्होंने हमें एक पवित्र संविधान दिया है। आज बाबा साहब की जन्म जयंती की मैं पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनको नमन करता हूं। साथियों, चुनाव का समय चल रहा है और देश टकटकी लगा करके देख रहा है कि 25 मई ये 4 जून जब आएगी तो देश के अंदर जो देश ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश की गद्दी के ऊपर बैठाने का काम ये देश की जनता करेगी। भाइयों, उसी कड़ी में ही आज फरीदाबाद के अंदर, इस फरीदाबाद लोकसभा के अंदर मेरा ये दूसरा चक्कर है। मैं एक दिन पहले आया था और जब मैं लोगों से मिल रहा था तो लोगों ने एक बात, मेरे ख्याल से मेरे इस लोकसभा के अंदर 6 कार्यक्रम अलग अलग स्थानों के ऊपर हुए थे और एक भी स्थान के ऊपर ये बात नहीं कही गई, एक ही आवाज पूरी लोकसभा के अंदर थी कि अब की बार कृष्णपाल जी 10 लाख पार वोटों से जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। भाइयों, मैं सोचता हूं लोकसभा चुनाव को लेकर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान की खूबसूरती है कि सभी को एक वोट का अधिकार है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से संगठन के माध्यम से हमने लोगों से सुझाव लिए और इसके लिए 15 लाख जो सुझाव थे वो पूरे देश से आगामी घोषणा पत्र के लिए आए। उन सभी सुझावों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र, अपना संकल्प पत्र, जिसे हम कहेंगे, जो जारी किया है, तैयार की गई है। जैसा मैंने कहा कि 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब, और इन सबको मजबूत करते हुए डिग्निटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ज्यादा जोर जो है हमारे संकल्प पत्र के अंदर दिया गया है। इन सभी स्तंभों की जो डिग्निटी ऑफ लाइफ है, जो रहन सहन है, मजबूत अच्छा हो, इस प्रकार का प्रयास इस संकल्प पत्र के अंदर किया गया है। और इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इसके ऊपर विशेष जो ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही हमने इसके अंदर एक तरफ तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करते हुए रोजगार को बढ़ाने के लिए, अगर हमारा यहां इंडस्ट्री ज्यादा होगी, हमारा यहां फैक्ट्रीज ज्यादा होंगी, लोगों को अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो
टूरिज्म के माध्यम से या और विकास कार्यों से होगी तो रोजगार निश्चित तौर पर हमारे युवाओं को मिलेगा। विशेष ध्यान युवा रोजगार ढूंढने की बजाय रोजगार देने वाला बने, इसके ऊपर विशेष ये हमारा जो संकल्प पत्र है इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। गरीब की थाली पोषण युक्त हो, गरीब की थाली के अंदर वो सब चीजें जो एक गरीब की आवश्यकता है उसको पूरा करने का संकल्प भी जो है वो दोहराया गया है। और उसी कड़ी में जो 85 करोड़ हमारे भाई ऐसे हैं जो गरीबी रेखा पे खड़े हैं, उनको अगले 5 साल के लिए जो मुफ्त अन्न योजना है उसको फिर से जारी 5 साल तक, अगले 5 साल तक जारी रखने की बात कही गई। गुरुग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद गुरुग्राम में बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बता दें कि मनोहर लाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र को देश के लिए बेहतरीन और एक बड़ा कदम बताया है। उनका कहना है कि बीजेपी की तरफ से जो संकल्प पत्र जारी किया गया है उसके मार्ग पर आने वाले दिनों में देश के विकास को आगे बढ़ाना है और जो कार्य होने हैं उन्हें किस तरह से बेहतर तरीके से मजबूती के साथ किया जा सके, इन तमाम पहलुओं को लेकर इस संकल्प पत्र में चर्चा की गई। बल्कि पहला चरण तो प्राय कंप्लीट हो गया और 19 तारीख को पोलिंग भी हो जाएगी। हरियाणा में 6ठे चरण में हमारा चुनाव है और इस चुनाव के नाते से हर पार्टी अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से कहती है। कल ही भारतीय जनता पार्टी का जो अपना संकल्प पत्र है वो जारी किया गया है। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा ये संकल्प पत्र है, कोई घोषणा पत्र नाम से इस प्रकार का कोई एजेंडा नहीं है। अंतर यह है कि घोषणा पत्र में तो कुछ प्रोजेक्ट्स बताए जाते हैं, हम ये प्रोजेक्ट बना देंगे, वो प्रोजेक्ट बना देंगे। संकल्प पत्र एक दिशा होती है, देश को किस दिशा में ले जाना, देश के विभिन्न वर्गों को किस प्रकार से और आत्मनिर्भर बनाना ताकि हमारा हर इकाई ये आत्मनिर्भर। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद दौरे पर रहे, जहां बड़कल विधानसभा और बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के लिए वोट देने की अपील करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला है। उन्होंने भंडारे का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जब भंडारा खाने पहुंचती है तो देरी से पहुंचती है, जब पूरी नहीं मिलती, पूरी के चक्कर में बाहर आकर देखती है तो चप्पल भी गायब मिलती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पहले तो बड़कल विधानसभा में रैली का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन बाद में वो तिगांव विधानसभा की रैली के बाद बड़कल विधानसभा पहुंचे और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील भी की। ताकत नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी तो यह देश विकास के और नवीन आयामों को छुएगा, देश और विकास की गति के ऊपर बढ़ेगा। भाइयों, गरीब के चेहरे के ऊपर आज जो मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है, ये संकल्प भी लिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कि इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम गरीबों को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे, महिलाओं को सशक्त करने का काम करेंगे, किसान को मजबूत करने का काम करेंगे और युवा को आगे नए रोजगार के साथ जोड़ते हुए उसको मजबूत करने का काम करेंगे। ये जो नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक हमने ये विकसित भारत बनाना है, आइए हम सब ये संकल्प लेकर के आज यहाँ से इस बड़कल की सरदारी से जाए कि यहाँ कृष्णपाल गुर्जर जी को हम बड़े बहुमत के साथ जतवा करके तीसरी बार भाइयों इस देश का ही नहीं ना 1.5 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं। हमने तो 1 महीना पहले अपनी सीटें डिक्लेयर कर दी थी। मुझे याद है मैंने 13 मार्च को विधानसभा में जिस दिन करनाल विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया था, त्याग पत्र दिया था, उस दिन शाम को ही करनाल लोकसभा के नाते प्रत्याशी के रूप में कृष्णपाल जी का और हमारा नाम घोषित हो गया था।
आज 14 तारीख है, 1 महीना 1 दिन हो गया। और 1 महीने 1 दिन हम इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस वाले आए तो सही, कांग्रेस वाले आ ही नहीं रहे। पीएम मोदी ने बीजेपी का संकल्प पत्र रविवार को जारी किया। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री और फरीदाबाद से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक राजेश नागर, विधायक नरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर अपने संकल्प पत्र की खूबियां बताते हुए फरीदाबाद में कराए गए कामों को भी गिनवाया। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में विकसित भारत का रोड मैप है। इस संकल्प पत्र के कारण ही पिछले 10 सालों में भारत दुनिया के 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बना है। राजपूत जी आज नहीं हुआ, कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसका संकल्प पत्र मोदी की गारंटी 2024 पेश किया है। ये देखना और मोदी जी की गारंटी पर देश नहीं पूरी दुनिया आज भरोसा करती है। इसलिए इस संकल्प पत्र में विकसित भारत का रोड मैप आपको दिखाई देगा, विकसित भारत की तस्वीर दिखाई देगी। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और भारत का चहुमुखी विकास कैसे हो वो भी इसमें उसकी भी झलक दिखाई देती है। इसमें गरीब, किसान, महिला और युवा पर पूरा फोकस किया गया है और हर वर्ग के लिए इसमें बेहतरीन से बेहतरीन काम करने का संकल्प दोहरा गया है। तो वहीं सिरसा लोकसभा सीट से प्रत्याशी अशोक तंवर और रणजीत सिंह का जरानिया के कस्बे पैलेस में कार्यक्रम रहा, जिसको लेकर किसान विरोध प्रदर्शन, परुतरे और काले झंडे दिखाने के लिए रोड पर खड़े रहे। इसके बावजूद सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। वहीं किसानों का कहना है कि वे बीजेपी लोकसभा के प्रत्याशी और उनके सहयोगियों से खेत के लिए 20 सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसका वे उनसे जवाब मांगेंगे। किसान मोर्चे कॉल है, ये अकेला सिरसा में नहीं पूरे भारत देश में बीजेपी का विरोध होगा। ये कह रहे ना 400 पार, इनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 में सिर्फ जो 6 कैंडिडेट इनके वो ही बाहर के हैं। ये वही रंजीत चौटाला, अशोक तंवर, रंजीत चौटाला हिसार से क्यों भी इलेक्शन लड़ रहा है? क्योंकि डर लगता है, इनको पता है कुछ नहीं है ना, जमानतें जब्त होगी इनकी। तो वहीं कनीना हादसे के बाद अंबाला प्रशासन हरकत में आ गया है। प्रशासन की तरफ से आज विभिन्न अधिकारियों के साथ मिलकर एक टीम का गठन किया गया और टीम ने विभिन्न स्कूलों की बसों की जांच की। खामियां मिलने पर उसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं एसएचओ ट्रैफिक ने खामियां मिलने पर 6 बसों के चालान किए तो 3 वाहनों को जब्त भी किया गया। अब सभी स्कूल जितने भी हमारे अम्बाड़ा सिटी में या जिले में सभी स्कूलों की चेकिंग करें। ज्यादा बसें हैं, जिनके पास बसें नहीं है, बच्चे 3 व्हीलर से ई रिक्शा से आ रहे हैं, उनको भी डायरेक्शन दी जा रही है भी ओवरलोड बच्चे लेके नहीं आए, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। अभी पीकेआर जैन स्कूल चेक किया हमने, थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट की कमी है, उनको वार्निंग दी है। एक डील नहीं था, उस गाड़ी को हमने खड़ी करवा दी है वहीं पे। जिस गाड़ी का ड्राइवर है उसका लाइसेंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, फिटनेस है, इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है, फर्स्ट एड है। सर हरियाणा सरकार के आदेश है ज्यादा से ज्यादा बसा की फिटनेस, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और गैस वो क्या नाम है ऑक्सीजन सिलेंडर, फायर सिलेंडर, सारी चीज उसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। अगर उसके अंदर कमी पाई जाती है तो उसको चालान करने हैं। कितने बसों के चालान किए गए? 6 बसों के चालान कर दिए, 3। तो वहीं कनीना स्कूल बस सड़क हादसे के बाद से सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भिवानी में डीसी नरेश नरवाल ने जिला के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल और शिक्षण संस्थानों के संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने स्कूल के वाहनों में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को लागू करें। सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हादसों को लेकर अलर्ट शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने सभी प्राइवेट स्कूल के संचालकों के साथ बैठक की। इस बैठक में संचालकों को नियमों के पालन करने के लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं।
नरेश मेहता ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप सभी को पता है कि पिछले दिनों जो महेंद्रगढ़ में हादसा हुआ है उसमें स्कूल सुरक्षा और छात्र सुरक्षा दोनों से संबंधित बहुत सी चीजें थी जो कि धरातल से उतर रही थी। तो उन सबको जो है एक ट्रैक पर लाने के लिए जो है ये मीटिंग रखी गई। और वैसे भी विभागीय दिशा निर्देश थे कि सभी प्राइवेट स्कूलों से एक बार बातचीत करके और जहाँ जहाँ भी कमियां हैं उसको पूरा किया जाए। तो आज की मीटिंग जो है एक दिशा निर्देश देने के लिए थी और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सारा सिस्टम जो है हम ट्रैक पर ले आएंगे। वाहनों को लेकर किस प्रकार के? वाहनों के लिए आज हमारे पूरे जिले में जो है चेकिंग चल रही है और प्रत्येक टीम प्रत्येक विद्यालय में जाएगी और जो भी बस डिटेल्स है वो सारी इकट्ठी करके आएगी। जो है अब जो कनीना में जो हादसा हुआ उससे बहुत ही जो है सभी जो है बहुत ज्यादा दुखी है, संवेदनशील है और एक जो गलती हो गई ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए जो है हम उसी दिन से जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है हम लोगों ने सभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से मीटिंग ली है। अभी भी फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा से हमारे सहयोगी ओपी शर्मा ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने स्कूल बसों के मुद्दे को लेकर चर्चा की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कुछ दिन पहले महेंद्रगढ़ के कनीना में एक स्कूल बस हादसा हुआ था जिसमें 6 बच्चों की मौत हो गई थी। बच्चों की मौत के बाद प्रशासन अब प्राइवेट स्कूलों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। इस कार्रवाई को लेकर प्राइवेट स्कूलों की तरफ से ऐतराज भी जताया जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा, उनसे बात करते हैं। सर, 6 बच्चों की मौत हो गई, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और आप लोग हड़ताल कर रहे हो, कैसे जस्टिफाई करोगे? देखो, आपने ये कहा कि ताबड़तोड़ जो है कार्रवाई कर रहा है। हम कहते हैं कि हमेशा कार्रवाई करते रहना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ताबड़तोड़ की जरूरत क्यों पड़ी कि आज ही आपको जो है सारी बसों को आज ही चेक क्यों करना पड़ा? आप अगर रूटीन में चेक करते तो शायद बहुत सारी बसों के जो आप कह रहे हो कि नियम पूरे नहीं है वो समय पर पूरे हो जाते। तो प्रशासन की कहीं ना कहीं तो कोताही प्रशासन की भी है। और जो कनीना में घटना हुई है, कनीना में जो घटना हुई है उसका कोई भी जवाब नहीं है कि कोई उसके बारे में नहीं कह सकता। उस पर जिम्मेदारी लेनी ही होगी और जिम्मेदारी ले रहे हैं। स्कूल उस पर जिम्मेदार था और ड्राइवर की जिम्मेदारी थी, तो उससे कोई भी भाग नहीं रहा और हर व्यक्ति जो है उस पर बहुत हृदय से दुखी है मासूम बच्चों की मौत पर। सर, अगर प्रशासन अगर कार्रवाई कर रहा है तो क्या होगा? एक नई व्यवस्था अब से बने, क्या दिक्कत आप लोगों को? लेकिन हड़ताल स्कूल 3 दिन की आपकी तरफ से, प्राइवेट स्कूल की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, बच्चों की पढ़ाई फिर खराब होगी। देखिए, 12 साल पहले 11-12 बच्चों की मौत हुई थी, बहुत दर्दनाक मौत। प्रशासन ने उस समय भी कार्रवाई की। फिर प्रशासन सो जाए क्या? प्रशासन इंतजार करता है कि मैं कार्रवाई तब करूंगा, तब चेकिंग करूंगा जब कोई और घटना होगी। तो इस दौरान आप बताइए कि प्रशासन सुस्त क्यों था? प्रशासन को हमेशा चुस्त रहना चाहिए। तो प्रशासन अब ही ताबड़तोड़ क्यों खड़ा हो रहा है? ये बात समझने की है। मैंने कहा था ये जो 12 साल के गैप में जो हम सुझाव दे रहे थे, क्यों नहीं सरकार उसकी रेगुलर मीटिंग कर रही थी? साल में 2 मीटिंग करते, हमेशा समीक्षा होती रहती कि हम सुरक्षा पॉलिसी में कहां पर आगे बढ़ रहे हैं, किन किन नियमों को हमने पूरा कर लिया है, किन किन को और पूरा करने की जरूरत है, किन किन को और लागू करने की जरूरत है। क्या 12 साल में आप सब प्रशासन से पूछिए कि सुरक्षा के नाम पर कितनी मीटिंग्स की? वो आपको डीसी लेवल पे कुछ मीटिंग्स का खाका दे देंगे, उनसे पूछिए इस पर किया क्या। सर, अगर सिफारिशों की बात करें तो किस तरह की सिफारिशें आपके द्वारा की गई थी? आपने कोठारी कमीशन का भी जिक्र किया, किस तरह की रिकमेंडेशंस हैं जो आप चाहते हैं कि लागू हों सरकार की तरफ से? देखो, कोठारी कमीशन में तो था कि नेबरहुड में स्कूल हो, बच्चों के स्कूल नेबरहुड में हो तो उनको बसों में जाना ही ना पड़े, तो ये बस वाला जो सेफ्टी का मैटर ही खत्म हो जाता है। देखिए, प्राइवेट स्कूल तो हमेशा जो है ना बयानों इसी में घिरा रहता है कि शायद इनको हर जगह से मोटी कमाई हो रही है। अब ये नया एक जो इल्जाम आपसे लगा, हम उसका स्वागत करते हैं और हम सरकार से चाहते हैं कि कृपया इससे हमें मुक्त कराइए और रैली में बस लेना जो है बंद कीजिए। अदरवाइज आने वाला समय हमारे लिए बहुत भयानक होने वाला है कि शायद ये मोटी कमाई हम जो है कहीं छुपा के रख रहे हैं। थैंक यू। तो बहरहाल देखने वाली बात होगी कि हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन की मांगों के ऊपर सरकार किस तरीके से कदम उठाती है। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए मैं ओपी शर्मा। शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि मंगलवार को दुर्गाष्टमी के मौके पर स्कूलों के समय में बदलाव किया जाएगा। स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं।
इंद्री हल्के के गांव बीबीपुर जाटान में रहने वाले शुभम की पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था और उसके बाद 14 अप्रैल को इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि बीबीपुर जाटान गांव का शुभम तरावड़ी के पास सेलर में काम करता है। शुभम की मां ने बताया कि 11 अप्रैल की सुबह करीब 9 बजे शुभम को गांव का ही जाफर उसके घर से बुलाकर ले गया था। आरोप है कि जाफर और उसके पिता ने शुभम के साथ लाठी डंडों से मारपीट की है और अधमरी हालत में शुभम के घर के सामने फेंककर वो लोग चले गए, जिसके बाद शुभम के परिजनों ने उसे इंद्री के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया और इसने इलाज के दौरान अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शुभम के मामले जी वो घर से ले गए थे 2-3 बंदे वाला क्लब्स पर जी, 2 बंदे जी। तो रास्ते में वो रामलग रोड में ले गए जिसको, वहाँ मार पिटाई करी उसके जी। वहाँ थे 2-3 बंदे और थे उसके साथ में जी। तो उसको फिर वहाँ से पीट के घर ले आए जी, अपने घर में पीटा जी। अपने घर में पीट के जी फिर गली में पीट के ले आए जी। गली में पीट के जी फिर वहाँ उसमें मारी गली में जी, दरवाजे के आगे गिर के चले गए तो बेहोश हो गया जी। क्या बात क्या थी? किस बात के नहीं पता लगा जी के बात की। कौन लोग थे पीटने वाले? वो गांव के लड़के थे जी। बात नहीं पता लगी नहीं। ये वाले मामले में 11 तारीख का एक मामला है, झगड़ा हुआ था बीबीपुर जाटान में, जिसमें ये आरोप था कि एक बजरंग नाम के और उसके फादर ने एक लड़के को, इसको शुभम नाम के लड़के को पिटाई की है घर पे ले जाके। तो उस पे हमने 266 नंबर FIR हर्ट की दर्ज कर दी थी। बाद में इसमें डॉक्टर से राय लेने के बाद हमने 307 IPC में इसको कन्वर्ट कर दिया था। आज सुबह इंफॉर्मेशन आई है कि वो लड़का जो चोट बहादुरगढ़ में नशीला पदार्थ बेचने से मना करने पर एक युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में 7 युवकों पर हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मामला बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल के पीछे वाली बस्ती का है। मृतक की पहचान करण के रूप में हुई, जो कबीर बस्ती का रहने वाला था। करण के छोटे भाई ने बताया कि करण पिछले करीब 2 सालों से दुर्गा कॉलोनी के निवासी अनिल के साथ रह रहा था। अनिल की सिविल अस्पताल के पीछे एक बस्ती में किराने की दुकान है और वहीं से अनिल नशीला पदार्थ बेचता है। बताया जा रहा है कि मृतक उसे नशीला पदार्थ बेचने से मना करता था। उससे नाराज आरोपी अनिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे इस कदर पीटा कि उसकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरा भाई की हत्या की करती है अनिल अस्पताल के साथ 10-8-9 लड़के और थे, जैसे कि ना एक सोनू, मोनू, सुधीर, नवीन है, एक भांजा माजरे का और एक छोटी चट्टी नाम का है, एक राजू नाम का है। तो इन लोगों ने उसकी मार पीट करके हत्या कर। अंबाला के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा के नेतृत्व में नशा तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल पुलिस ने नशा तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी के कब्जे से 400 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। बता दें कि CIA 1 ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया था। हमारे CIA कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें एक बड़े नशा तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ और उनसे लगभग 2.25 करोड़ रुपए की 400 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। CIA 1 की टीम के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महेश नगर स्थित बब्याल रोड का रहने वाला रजनीश और गुलाटी नाम का नशा तस्कर एक नशे की बड़ी खेप लेकर अंबाला कैंट महेश नगर पुलिस स्टेशन के साईं मंदिर के पास उसको बेचने की कोशिश कर रहा है। जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इन्होंने वहां पे नाका लगाया, उसकी गाड़ी को फ्लैग डाउन किया, उसकी विधिपूर्वक सर्च की, उससे 2 लाख। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।